पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे अफसोस है कि मैं इस भाषण के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हैं। ये सरकार का भाषण था, सरकार के प्रोग्राम से उसके ऊपर तनकीद करने का किसी को भी आते हैं। महिम हमारे सर पे है, सब उनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, हमारे रामविलास पासवान भाई बैठे हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। चिराग पासवान को मुबारकबाद देता हूं। आज बड़ी अच्छी तकरीर की आपने और बहुत जोरदार तकरीर की। लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना, हम भी बहुत पुराने हैं यहाँ के और पिताजी से बहुत ताल्लुक है। कभी भी कोई भी अच्छी मिनिस्ट्री बनती है तो हमने रामविलास पासवान को मिनिस्ट्री के अंदर भेजा। ये उनकी अक्लमंदी है, अपने कौम के लिए वो जो करना चाहते हैं। तो आप भी जितना भी तनकीर करो अपोजिशन के ऊपर, ख्याल रखा करो एक बुजुर्ग की नसीहत के हिसाब से बीच का रास्ता लिया करो, ताकि कभी भी जरूरत पड़े इधर जा सको, कभी जरूरत पड़े तो उधर जा सको। किसी एक बड़े बस, इससे ज्यादा नहीं जी, इससे ज्यादा नहीं। मजहब नहीं सिखाता। Ajmal ji, your time is very short. You have to speak. You have to speak in subject. Your time is very short. Yes. Ajmal ji, your time is very short. You have to speak in the subject. मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सर एक और बात है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। ये बहुत बड़ी दुआएं थी जो हमारे बड़े और बुजुर्ग पूरे मुल्क के आने वाली नस्लों के लिए देके चले गए। हम लोगों को जब भी कोई बात करें इन चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है। सिर्फ स्पीच दे देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुल्क जिन हालात से गुजर रहा, आज मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है सर, कि इससे पहले 70 साल में शायद कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लड़ते रहे, पार्टियां होती रही, लेकिन तो मेरा ये कहना है कि ये मुल्क जो है बड़े बड़ों की लाखों लोगों हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान और हजारों मजहब के भाइयों ने मिलकर एक साथ में लड़ा है। आज अफसोस की बात है, इस हाउस का प्रेजेंस ये प्रूव करता है कि ये सेकुलरिज्म है, यहाँ जमहूरियत है, डेमोक्रेसी इस मुल्क में है और ये डेमोक्रेसी पूरी दुनिया के एक नंबर डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के ये मानता है, ये इज्जत देता है। तो हम लोग कोई भी विरोधी अगर कुछ बात करें, यहाँ विरोध का बेंच सर आपने बनाया, वो इसलिए कि हम विरोध करें और ये विरोध हमारा संविधान हमको इजाजत देता है कि तुमको जो समझ में नहीं आता है तुम उसके खिलाफ बोलो। इसका मतलब नहीं है कि वो गद्दार हो गया। बदरुद्दीन यहाँ आया और उन्होंने हमारे खिलाफ बोल दिया तो अच्छा वो गद्दार हो गया। गद्दारी नहीं है, ये जमहूरियत है। आज शाहीन बाग का मसला सर हमारे लिए माथे का कलंक बन गया, 50 से 55 दिन हो गया। हाँ क्यों? इसलिए कि उन्होंने का विरोध किया, सीएए का विरोध किया तो वो गद्दार हो गए। जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कह रहा है, ऐसा नहीं है सर। आज वहां सिख भाई लोग भी पूरा जत्था लेके आ चुके हैं और दूसरे मजहब के लोग आ चुके हैं, सबको गद्दार कह देंगे और गद्दार को गोली मारो। ये क्या है? गद्दारों को गोली मारो। एक मिनिस्टर कहता है गोली मारो, लोगों से कहलवाता है। ये मुल्क कहां जा रहा है सर? ये सब लेक्चर होते रहेंगे, हमारे अपने मसाइल होते रहेंगे, लेकिन हम लोगों को इस तरीके पर कुछ सोचना जरूरी है कि मुल्क को हम कहां ले जाना चाहते हैं। इसलिए मेरे अपने इश्यूज अपनी जगह पे, सीए का प्रॉब्लम अपनी जगह पे। आज सीए के प्रॉब्लम सर, आप बड़े मिनिस्टर है, मेरे भाई है, नहीं मुझे रोके नहीं, फिर उधर मुझे 2 मिनट ज्यादा दिला दी प्लीज। थैंक यू जी। तो मेरा ये कहना है कि आज सीए का विरोध जो है पूरा आसाम में, आसाम से आता हूं, पूरा आसाम चल रहा है सर, और उसमें 90% लोग इसका विरोध करने के लिए वो हिंदू बच्चे हैं, आसामी बच्चे हैं। हाँ 10% होंगे वो मुश्किल उनके साथ बैठने वाले। वीडियो मंगा लीजिए, देख लीजिए। तो इसका मतलब वो भी सब गद्दार हो गए। यहाँ मुसलमान गद्दार हो गए, वहाँ हिंदू गद्दार हो गए। पूरे मुल्क में शाहीन बाग का हजारों जगह मामला चल रहा है। क्या ये सारे लोग गद्दार हो गए? आपके खिलाफ जो बोलेंगे वो गद्दार हो गए? ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके पास समझौते के लिए बार बार कह रहे हैं कि भाई कोई सरकार की तरफ से क्यों नहीं आता। जो अच्छी अच्छी बातें यहाँ लोगों ने बताई, और कल से मैं सुन रहा हूँ बता रहे, तो उन चीजों को जाके वहां समझाओ ना। समझ पा रही है? आओ पास बैठो तो
आओ पास बैठो तो गौर फिक्र करते हैं, कोई राह तो निकलेगी दुनिया मिटाने की। बैठो तो सही, बात तो करो। कोई पूछे ही नहीं, गद्दार लगा दिया। और आज मैं प्रधानमंत्री को मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने राम मंदिर के इशू को लाके आज जो पार्लियामेंट ने पास किया था उसके ऊपर असर करने के लिए कमेटी बाकायदा बना दी। लेकिन अफसोस की बात है कि यही प्रोग्राम अगर प्राइम मिनिस्टर 3-4 दिन पहले करते, मेरे ख्याल से दिल्ली के इलेक्शन में उनको काफी फायदा होता। लेकिन अब वक्त निकल गया। अब जब वक्त निकल गया तो क्या करना। दूसरी बात है सर, मैं आसाम से आता हूं। हमारे यहाँ का सबसे बड़ा समस्या जो है वो फ्लड एंड इरोशन का है। मैं जब से आया 3rd टाइम है सर, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि आसाम के मसाइल को हल करना है तो आपको फ्लड एंड इरोशन को बंद करना पड़ेगा, उसको नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर करना पड़ेगा। सर इसी तरीके से एनआरसी हो, ये सारी चीजें लिंक है। आप आवाम को जाइए ना, समझाइए। पूरे हिंदुस्तान में एक आग लगा हुआ है। आप बड़े बड़े लोगों को भेजिए। मैं आपका जवाब देने के लिए नहीं, मैं इधर बोलने के लिए सर के लिए बोला है। आप कंक्लूड। तो इसलिए मेरा ये कहना है एनआरसी का समस्या है आज हमारे आसाम के फ्लड। दूसरी बात, आसाम में कोई इंडस्ट्री नहीं है सर। 2 ही इंडस्ट्रीज, 2 पेपर मिल्स है। प्राइम मिनिस्टर हर इलेक्शन के टाइम पे जाके मोदी जी बोल के आए कि हम इसको चालू करेंगे। आज वो बंद पड़ा है। उनके बच्चे स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर है क्योंकि फीस नहीं दे सकते, खाने पीने के उनके लाले पड़ रहे हैं। मैं ये एतराज करूंगा आपके तरफ से कि उसको जितना जल्दी हो सके उसको चालू किया जाए। सर मुल्क में अमन और शांति लाने की जरूरत है, सद्भावना की जरूरत है, आपस की गलतफहमियों को दूर करने की जरूरत है। इसमें जो बड़े हैं और मिनिस्ट्री में खाता है वो जाए और लोगों को समझाए, शायद ये बात बातों से हल हो जाए। यही मैं चाहता हूँ। बस खुदा बहुत बहुत